नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल रजत टाइम्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक, हम अपनी जीडीपी में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा जो हम अपनी जीडीपी में फिर से ग्रोथ देख पाएँ। एंड दूसरा टॉपिक, सरकार के द्वारा ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप सब वीडियो को एंड तक देखिए। मैं वादा करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जीडीपी में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जीडीपी का गिरना तो एक्सपेक्टेड था, नेगेटिव जाएगी ये भी एक्सपेक्टेड था। पर दोस्तों, ये जो इतनी नीचे गई है ना, इसके पीछे हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी जीडीपी पिछले कुछ सालों से ही स्लो चल रही थी। आप पिछले कुछ सालों को देखेंगे तो हमारी जीडीपी साल दर साल गिरती जा रही थी। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपको 23.9% दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर्स, इनका आंकड़ा है। आपकी सड़कों पर काम करने वाले सब्जी वाले, मजदूर, आपके घर में काम करने वाली बाई, अगर इनकी हालत को भी कैलकुलेट किया जाए ना इनके साथ, तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एंड दैट इज समथिंग वी शुड एक्चुअली वरी अबाउट। दोस्तों, अब हम एक्सपर्ट से क्या सीख सकते हैं, एक्सपर्ट्स ने इस बारे में क्या कहा है, हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। आरबीआई के एक्स गवर्नर श्री रघुराम जी राजन सर ने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि किस तरीके से जीडीपी को सुधारा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हर कंपनीज के कस्टमर्स कम हो गए हैं, जिससे कंपनीज लॉस में जा रही हैं। अगर कंपनीज लॉस में जाएंगी तो दो नुकसान होंगे। पहला, कंपनीज अपने रॉ मटेरियल को खरीदना या तो बंद कर देंगी या कम कर देंगी। दूसरा, कंपनीज अपने स्टाफ को रिड्यूस करना शुरू करेंगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा और हमारी जीडीपी पर भी अफेक्ट करेगा वो। तो दोस्तों, सर कहते हैं कि इस टाइम पे गवर्नमेंट को आगे आना होगा और कंपनीज को कुछ एडवांस देना होगा, जिससे कंपनीज दोबारा बिल्डअप कर सकें। उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि जब तक वो बिल्डअप नहीं कर लेंगे, सरकार उनके साथ है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, इस टाइम पर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकते हैं। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उससे दो फायदे होंगे। पहला, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जितने भी लोगों ने जॉब लॉसेस किए हैं उन लोगों को उनके जॉब्स मिल जाएंगे। दूसरा फायदा, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ तो आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्ट से कंपनीज तक जाने वाला रॉ मटेरियल जो भी होगा उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे रिकवरी में फायदा होगा। पॉइंट नंबर 3, इसमें हमें दोस्तों समझना पड़ेगा कि ये जो पैसा है ये आता कहाँ से है, या तो लोन लेकर या फिर रेवेन्यू बढ़ाकर। दोस्तों, इस टाइम पर सरकार क्या कर सकती है? दोस्तों, वी नीड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स एंड टेक द हेल्प ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू सेव स्मॉल बिजनेसेस। दोस्तों, इस लॉकडाउन में कुछ कंपनियां हैं जिनको बहुत फ़ायदा हुआ है, जैसे कि अमेज़न है, रिलायंस है। दोस्तों, ये कंपनियां आगे आ सकती हैं और छोटी कंपनियों को हेल्प कर सकती हैं कि वो अपना बिजनेस बचा पाए। और यही दोस्तों छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए है। आप क्या कर सकते हैं? हमारे जहन में ना एक सवाल आता है, यार हम क्या कर सकते हैं? बहुत छोटा सा जवाब है, पे इट फॉरवर्ड। दोस्तों, आपके घर में जो बाई काम कर रही है, आप उसको 1 महीने की सैलरी एडवांस दे सकते हैं। क्या पता उसके खाने की टेंशन दूर हो जाए। आप इस इंस्टाग्राम पे काम करने वाले कुछ स्मॉल बिजनेसेस से कुछ परचेज कर सकते हैं, जिससे क्या पता वो एक दिन और सर्वाइव कर जाए। दोस्तों, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आफ्टर ऑल फर्क तो पड़ता है। इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक खत्म करता हूँ और आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है हमारे देश में जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट जो ले रही है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एक खराब स्टेप है। दोस्तों, दोनों के पास अपने अपने पॉइंट्स हैं और दोनों के पास अपने अपने सही पॉइंट्स हैं। क्या जो पूरी तरीके से इस प्राइवेटाइजेशन को गलत बता रहे हैं वो सही है? मैं कहूँगा नहीं। क्या जो पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को सही बता रहे हैं वो सही है? मैं बोलूँगा नहीं। दोस्तों, हम इस चीज़ को बिल्कुल दोनों तरफ से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स के क्या एडवांटेज है गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऊपर।
दोस्तों पहला एडवांटेज जो प्राइवेट सेक्टर्स के पास है, पब्लिक सेक्टर्स के पास नहीं है, वो है पैसा कमाने की मोटिवेशन। दोस्तों आप भी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर्स का जो पैसा जाता है वो जाता है शेयर होल्डर्स के पास। गवर्नमेंट सेक्टर्स का पैसा सीधा सरकार के पास जाता है जो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ना एक मोटिवेशन मिलेगी आपको कि हमें काम करना ही करना है, बहुत मेहनत से काम करना है, इसलिए हमारे पास पैसा आएगा। यहाँ वो आपको मोटिवेशन नहीं दिखती। दोस्तों जो दूसरा एडवांटेज आता है इसके पास वो जाता है कि यहाँ एफिशिएंसी आपको ज़्यादा दिखेगी, यहाँ थोड़ी सी कम दिखेगी, थोड़ी सी क्या काफ़ी कम दिखेगी यहाँ पे। तीसरा एडवांटेज जो जाता है वो है यहाँ पे फ्री मार्केट है। कोई भी आके उठ के उस फील्ड में अपना बिजनेस कर सकता है, अपनी कंपनी चला सकता है। यहाँ तो फ्री मार्केट का कोई चांस ही नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट देखेगी, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। अब देखते हैं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर्स के क्या डिसएडवांटेज है, पब्लिक सेक्टर कहाँ आगे निकल जाता है प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के पास जो एक डिसएडवांटेज दिखता है वो दिखता है कि इनके ना कोई फिक्स्ड प्राइस रेंज नहीं होती। हम जानते हैं कि हमारा देश जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर का क्या है, वो अपने प्रॉफिट के लिए पैसे को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और ये आम जनता के लिए ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम उठाते हैं यूएस का मॉडल। यूएस ने क्या काम किया, यूएस ने जितने भी स्कूल हैं सबको प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। उन्होंने सोचा तो ये था कि एजुकेशन अच्छी मिलेगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज मिलेगी, पर हुआ क्या दोस्तों, स्कूलों ने अपनी फीस बहुत बढ़ा दी। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए वहाँ पे फीस जाती थी, मैं रुपए में बात कर रहा हूँ। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में अगर कुछ बढ़ता भी है तो लिमिटेड बढ़ता है, उतना नहीं बढ़ता। एंड दोस्तों जो दूसरा डिसएडवांटेज जाता है वो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्री मार्केट है, लेकिन दोस्तों हम भी जानते हैं कि कुछ बिजनेसमैन पैसा देके या कुछ भी करप्शन करके सारी मोनोपोली अपने लिए बना लेते हैं, जबकि हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में कोई मोनोपोली नहीं होती, सब कुछ सरकार के हाथ में ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा कि पब्लिक सेक्टर थोड़ा सा आगे निकल जाता है। दोस्तों अब जानते हैं कि क्या जब हमें प्राइवेट सेक्टर से इतने फायदे मिल रहे हैं तो हमें हर सेक्टर को प्राइवेट कर देना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल मत करना। दोस्तों कुछ सेक्टर्स हमारे ऐसे हैं, कुछ फील्ड हमारे ऐसे हैं जिनको हम प्राइवेट कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए हम उठाते हैं डिफेंस। जो कंपनियां हमारे लिए आर्म्स बना रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, उनको कभी प्राइवेट मत कर देना, क्योंकि वो तो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए चाहिए कि आर्म्स बिकते रहें, जंग चलती रहे, और ये जो मेंटेलिटी बन जाएगी ना, ये बहुत खतरनाक होगी। तो ऐसे डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां या बाकी और भी कंपनियां हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए डिफेंस उठाया, इनको प्राइवेटाइज मत करना। तो हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है। दोस्तों कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन को पूरी तरीके से गलत बताते हैं, तो आइए अब जानते हैं प्राइवेटाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। उन लोगों का कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन इतना ही अच्छा स्टेप है तो इसको पहले क्यों नहीं ले लिया गया। आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों आप भी जानते हैं जब हमारा देश 1947 में फ्री हुआ था, अंग्रेज़ों ने उसको छोड़ा था, तो दोस्तों हमारे देश की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ही कंजर्वेटिव इकोनॉमी थी हमारी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, गिनी चुनी प्राइवेट कंपनियां थी, हम बड़े बड़े देशों से कोई बिजनेस नहीं किया करते थे। तो दोस्तों जब 1991 में हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो श्री नरसिम्हा राव की सरकार और उस टाइम पे वित्त मंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों ने कदम उठाया, इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस किया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों अगर ये पूरी तरीके से गलत होता तो ये दोनों मिलकर, और हम जो ये इसको अपोज कर रहे हैं, ये लोग मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। तो दोस्तों अगर ये पूरी तरीके से गलत होता तो उनके जैसा इकोनॉमिस्ट प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन जैसी टर्म्स को इंट्रोड्यूस ही क्यों कराता, ये सोचने वाली बात है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन यहाँ कैसे वर्क कर सकता है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसने रेलवे को ही क्यों चुना। तो दोस्तों रेलवे में ना हमें एक सक्सेसफुल मॉडल और एक अनसक्सेसफुल मॉडल दोनों दिखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी सुना होगा कि रेलवे ने 151 ट्रेन्स को प्राइवेट करने का डिसीजन लिया है। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि रेलवे में कोई ट्रेन प्राइवेट चलने वाली है?
नहीं। आप लोगों ने तेजस का नाम सुना होगा, जो IRCTC ऑपरेट कर रही है, वो प्राइवेट ट्रेन है दोस्तों। अब ये जानते हैं क्या रेलवे के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा इसके बाद? अगर रेलवे कुछ ट्रेन को प्राइवेटाइज कर रही है तो क्या इन ट्रेन्स के ऊपर जो रेलवे का जो भी काम है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, जो रेलवे का काम है, जो सबसे ऊपर है ना, वो हमेशा रेलवे ही रहेगी। बदलेगा क्या? जो मैनेजमेंट है ना, वो प्राइवेट होगा बस। जो इसका मेंटेनेंस देखेगा, जो इसको पूरी तरीके से मैनेज करेगा, वो बदलने वाला है। सब कुछ भारत सरकार के हाथ से, रेलवे के हाथ से नहीं निकलने वाला। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों सरकार को क्या ध्यान रखने चाहिए जब वो रेलवे को प्राइवेटाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला ध्यान जो सरकार रखे वो रखे कि इसकी ना प्राइस रेंज फिक्स कर दे, पाबंदी लगा दे इस चीज़ पे कि आप इस चीज़ में इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा टिकट महंगा नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, सरकार को ना पिछले कुछ मॉडल से सीखना चाहिए। जो हमारी दुनिया में पहले रेलवे को प्राइवेटाइज किया गया, उन मॉडल में कहाँ फेलियर रहे हैं, कहाँ वो मॉडल सक्सेसफुल रहे हैं, सरकार को उससे सीखना चाहिए। तो ऐसे ही हम पहले मॉडल की बात करते हैं जो मॉडल अनसक्सेसफुल रहा है। अनसक्सेसफुल मॉडल में दोस्तों हम यूके का मॉडल देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने क्या काम किया, जब वो अपने रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही थी तो उसने रेलवे ट्रैक्स को अलग कंपनी को बेचा, ट्रेन्स को अलग कंपनी को बेचा, मेंटेनेंस करने के लिए अलग कंपनी को रखा। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जब उन्हें कुछ भी करना था ना, अब मान लीजिए उनको ट्रैक्स बदलने, ट्रैक्स पे कुछ काम करना, तो उसको किसी और कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये करते करते ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर बन गया, जिसके बाद ये मॉडल पूरी तरीके से फेल होता चला गया और इतना फेल हो गया है कि यूके की गवर्नमेंट को दोबारा वापस लेना पड़ गया अपने अंडर। अब बात करते हैं दोस्तों एक सक्सेसफुल मॉडल। दोस्तों सक्सेसफुल मॉडल में बात करते हैं हम जापान के मॉडल की। जापान ने क्या काम किया, जापान ने इसको 6 रीजन में बांट दिया। उन्होंने 6 कंपनियों को तैयार किया कि आप अपने अपने रीजन में रेलवे नेटवर्क को संभालेंगे। और उन 6 कंपनियों ने इतना अच्छा काम किया कि अपने अपने रीजन में रेलवे को इतना ऊपर उठा दिया कि आज हम इसको एक सक्सेसफुल मॉडल में गिनते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जापान का जो रेलवे प्राइवेटाइजेशन था वो एक बहुत ही अच्छा कदम साबित हुआ और उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। तो मैं भारत सरकार से यही चाहूँगा कि भारत सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से देखे। जो भी सक्सेसफुल मॉडल रहे हैं, जो अनसक्सेसफुल मॉडल रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से देखे, उनसे कुछ सीखे और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार का ये कदम एक बहुत ही अच्छा कदम निकले। अब मैं चलता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसके बाद मिलूंगा किसी एक अच्छी वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं कोई कमी दिख रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे को बताएं। मैं आगे और वीडियो में उस कमी पर ध्यान दूंगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।